दोस्तों एंड व्यूअर्स, सभी क्या हालचाल है सभी के। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले कि मैं जो सिलेक्टेड बच्चे हैं अपने 2014 से लेकर 22 तक के, उन सभी का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो उसी सिलसिले में एक आज नया कैंडिडेट जो मेरा बहुत लाडला है, दिल के बेहद करीब है, जिसका नाम है चंदू। चंदू सरनेम, सॉरी, फुल नेम यही है चंदू, चंद्रवीर चाहर। ही इज़ फ्रॉम चाहरवाटी। तो आज भाई अब मिलने आया मेरे से, तो इससे हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास सवाल रखे हैं, वो सवाल जवाब करेंगे हम लोग। तो दिल थाम के बैठिएगा इस इंटरव्यू के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत अच्छी जानकारी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और चंदू ये मान के चलो कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर से स्पेशली मेरे से बात करने आया हुआ है स्टूडियो में। तो अब हम लोग अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। तो आज के हमारे नए मेहमान हैं जिनका नाम है चंदू चाहर। और चंदू जी कैसे हो बेटा? बस सर आपका आशीर्वाद है और ऐसे ही आशीर्वाद आपका रहे हमेशा। बस सब ठीक। तो बेटा ये बताओ, फौजी बन के लग कैसा रहा है? फौजी बन के सर वैसे तो पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वही सब फौजी वाला है। सभी लोग फौज से हैं फैमिली में पूरे। फौजी बनने के बाद सर एक अलग ही जोश होता है, डिसिप्लिन अलग होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में। बस यही सब है और तो कुछ खास। सबसे पहले हम लोग चंदू जी आपकी फैमिली से स्टार्ट कर रहे हैं। परिवार में बेटा कौन कौन है? मेरी फैमिली में पापा हैं, मम्मा और एक छोटा भाई है और मैं, 4 लोग हैं। तो आप सबसे बड़े भाई हो। जी सर। तो शादी वादी का क्या ख्याल है बेटा? शादी का सर अगले महीने है, आप सबको आना है। तो अगले महीने शादी है आपकी? किस तारीख को है? सर मेरे बर्थडे की डेट है 25 जनवरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, अग्रिम शुभकामनाएं शादी के लिए। तो अब शादी से थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं बेटा। ये बताओ कि जैसे आपने डिफेंस की जो तैयारी की, डिफेंस में जो आप गए हो, तो डिफेंस में जाने का पहले से प्लानिंग था या फिर ये अचानक से फॉर्म डालने के बाद ही आप चले गए थे? सर ये तो पहले से ही प्लान था सभी को कि डिफेंस में ही जाना है। सबका पहले से ही माइंड सेट है 12th के बाद कि ग्रेजुएशन चलेगी और डिफेंस के लिए तैयारी करना है, यही होना है। बस यही था माइंड में। यानी परिवार से सब लोग डिफेंस में, तो तुमने डिफेंस में पहले ही सोच रखा था? बिल्कुल सर, पूरा का पूरा पहले से ही प्लानिंग है कि हाँ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो भी है डिफेंस में ही जाना है। मतलब और तो कहीं तैयारी भी नहीं करनी, डिफेंस की तैयारी जो भी है। पास आउट कब के हो आप? मैं सर 20 ट्वेल्थ पास आउट। 12th मैंने किए थे 2016 में। उसके बाद 19 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं लास्ट में लगा, 19 बैच लास्ट में लगा। तो जैसे आपने ट्वेल्थ पास किया था, उसके कितने दिन बाद आप कोचिंग में आ गए? तो किस संस्थान में आपने एडमिशन लिया था? और जिस संस्थान में एडमिशन लिया तो क्यों एडमिशन लिया, ये आपको पूरा का पूरा बताना है व्यूअर्स को। मैं 2016 में ही आया था। 12th के एग्ज़ाम ख़त्म होने के जस्ट बाद, रिज़ल्ट का भी वेट नहीं, फरवरी शायद 16 फरवरी में एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। एंड मार्च या अप्रैल से मैंने ज्वाइन किया था भगवान टॉकीज़ पर आरकेटी, जो टेक्निकल और जो डिफेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी कोचिंग मानी जाती है और है भी। यहाँ तक कि अब तक सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली भी कोचिंग है आरकेटी, तो उसी में गया है। आरकेटी के बारे में पहले से सुना था या अचानक से ही दिमाग में जब जैसे आप आगरा आए तो आपने आगरा ही आके सुना, या पहले से ही आरकेटी के बारे में आइडिया था? नहीं, पहले से ही आइडिया था कि हाँ भगवान टॉकीज पर कोचिंग है आरकेटी, जो बेस्ट मानी जाती है डिफेंस के लिए, तो वहीं पे एडमिशन लिया। आप जैसे एयरफोर्स में हो तो एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप? मैं बाई ग्रुप में हूँ सर। तैयारी आपने बोथ की थी या केवल वाई ग्रुप की ही की थी? नहीं, बोथ की तैयारी थी मेरा। उसमें था मैं थोड़ा सा आधा नंबर ऐसा कुछ रह गया था, उसमें आया नहीं गया फिजिक्स वगैरह में। बाकी बाई में हो गया सिलेक्शन। मैथ्स तो आर के सर ने पढ़ाया होगा। हाँ, मैथ आर के सर ने पढ़ाया था। और इंग्लिश? इंग्लिश तो सर आपने ही पढ़ाई थी। आर के सर के बारे में क्या ख्याल है, जो उनका मैथमेटिक्स में जो अप्रोच है वो कितनी यूनिक है, जैसा कि आमतौर पर बच्चे जानना चाहते हैं। बड़ा ये मानो ये चर्चा का विषय चल रहा है आजकल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आर के सर ऐसा क्या पढ़ाते हैं। तो आपको मतलब क्या बोलना चाहोगे आर के सर के बारे में, उनकी टेक्निक्स के बारे में? आर के सर और उनकी जो टेक्निक है उनका कोई तोड़ नहीं है, चाहे कोई कितना भी कुछ बोले। वो तो आके एक बार ही लोग आए, एक बार देखें तो अपने आप ही फिर जाने का मन ही नहीं करेगा कहीं, यही है उनका तो। एक अलग ही, जब आप क्लास में बैठोगे तो आपको सब कुछ भूल ही जाओगे कि हाँ यार और कहीं मैथ पढ़ा है हमने, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं। बहुत, क्या बोलूँ मैं, बोल नहीं सकता, बहुत तगड़ा उनका वो है मैथ में तो।
जैसे आपने जब एग्जामिनेशन दिया था तो उसमें आपका मैथ्स में स्कोर क्या था? मैथ का स्कोर तो मेरा लगभग 17 कुछ था, 17-18 था, याद नहीं मुझे क्लियर, लेकिन था मैथ का। अच्छा, ये जो हमारे विद्यार्थी 19 में सिलेक्टेड हैं तो थोड़ा सा अभी याद नहीं है। अब जैसे इंग्लिश के बारे में, जैसे इंग्लिश मैंने ही इनको पढ़ाई थी, तो इंग्लिश के बारे में आपका क्या ख्याल रहा? इंग्लिश में स्कोर क्या था पूरा का पूरा, हमारे व्यूअर्स को बताओ। इंग्लिश का स्कोर था मेरा 18.75। मेरा एक गलत था उसमें, जिसका नेगेटिव मार्किंग के साथ कटा, 18.75 था 20 में से। यानी यार मतलब बहुत, ये तो अच्छा स्कोर हो गया बेटा। तो अब किस तरीके से मेहनत की थी इंग्लिश को लेके? जैसे अभी एक बच्चे का मेरे पास, तो ये बिपिन पॉल जो है, एक बच्चा है बिपिन, उसका मुझे याद, उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर आपने उनको ये पूछना है सर को कि वोकैब कैसे तैयार की थी, क्योंकि मैंने बच्चों को बोला हुआ था कि एक अपना कमांडो मिलने आ रहा है तो उससे जो भी सवाल जवाब करने तो पूछो। तो उसका सबसे ज़्यादा था कि सर वोकैब कैसे तैयार करें, तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं बताऊंगा, वही बंदा बताएगा जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। वोकैब को लेकर क्या ख्याल है आपका? वोकैब का तो ये था कि सर आप जो नोट्स वगैरह देते थे बना के लगे, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि हमसे ज़्यादा आपने मेहनत की है उनको बनाने में। तो जो आप बनाते थे वोकैब के लिए, वही अगर आप, कोई भी बंदा अगर उन वोकैब को थोड़ी बहुत तैयारी भी करता है, ज़्यादा नहीं, अगर एक ही चीज़ पे फोकस करें, नॉर्मल भी करता है तैयारी, तो वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेगा इंग्लिश में। अच्छा, एक बात और बता दूं, चंदू भाई का मुझे अभी भी याद है कि ये एक ऐसा बंदा था, एक तो मेरा लाडला था, ये बात अलग है। इसके अलावा इस बच्चे ने जो वास्तव में स्ट्रगल किया है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ, इसके मैं एग्जांपल देता हूँ क्लास में इसी वजह से, क्योंकि इसने जो स्ट्रगल किया वो अपने आप में यूनिक था। तो चंदू, जैसे आप जो आपने स्ट्रगल किया, उस पूरी की पूरी कहानी आप ही बताओगे कि आपका पढ़ने का तरीका क्या था, कि कितने शेड्यूल क्या था, और आपने जो जॉब की बीच में वो कैसे मैनेज किया, पूरा का पूरा हमारे व्यूअर्स को बताओ अपने स्ट्रगल के बारे में। 2016 में इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। फिर मैं जैसे स्टार्टिंग हुआ, कॉलेज में एडमिशन लिया, आगरा कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए, और कोचिंग के लिए भी तैयारी की। तो फिर मैंने थोड़ा सा लगा कि पहले तो ट्यूशन पढ़ाए बच्चों को, तो लेकिन ट्यूशन में उतना हो नहीं रहा था, लग नहीं रहा था कि मतलब आगे जाना है। मैंने गांव में ट्यूशन पढ़ाया, पर वो तैयारी भी करनी थी, कॉलेज भी जाना था, तो वहाँ पे नहीं हो पाया, तो मैं फिर आगरा आ गया। तो आगरा आने के बाद मैं कुछ टाइम फैमिली में रहा, ताऊ जी के पास में। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट में नेवी का किया था स्कोर, तो नेवी में हो गया, नेवी में मैं पहले मेरिट आउट हो गया, तो फिर मैं दोबारा गाँव गया। फिर वहाँ पे मन नहीं लगा कि यार इतना पढ़ लिया, थोड़ी तैयारी और करनी है। तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं वापस आगरा जाऊँगा, और जॉब लगेगी तभी मैं गाँव जाऊँगा, वरना जाऊँगा ही नहीं मैं। तो मैं आगरा आ गया। उसके बाद पार्ट टाइम जॉब के लिए मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। बात उसको, कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर 10 बजे से रात के 9 बजे तक था टाइम। टाइम तो लगता था थोड़ा, लेकिन फिर मैंने कोचिंग को थोड़ा कम किया। मॉर्निंग में 9 बजे तक 7 से 9 2 घंटे की कोचिंग थी, 1 घंटा मिस कर दिया। तो उसके बाद कोचिंग सुबह 10 बजे से 9 बजे तक, आपका कंपनी में जॉब। उसके बाद घर पे आना, खाना वाना खा के रूम पे थोड़ा बहुत 1-2 घंटे पढ़ाई करना, फिर मॉर्निंग में सुबह जल्दी जग जाना। वही मतलब कि बोलते हैं 6 घंटे, हाँ, लेकिन ये है कि 2-2.5 साल मैंने 6 घंटे तो नींद नहीं ली, 3-4 घंटे सो गया, 12-1 बजे तक पढ़ाई कर ली, फिर सुबह जग के फिर पढ़ाई कर ली। लेकिन मन में यही था सर कि जॉब लगानी है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, कि जॉब तो लगानी है। और ये ठान के आया था, ऊपर से ये था, खुद से ही जिद थी कि अब बोल तो दिया है कि मुझे गाँव जाना ही नहीं है, मैं जब तक गाँव में जाऊँगा ही नहीं, जब तक जॉब लग नहीं जाएगी। तो ये था कि 12 घंटे जॉब करने के बाद दिक्कतें बहुत हुई। अब दिक्कतें, बीमार भी हो गया बीच में, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही कि हाँ जॉब लगानी है। इसे बोलते नॉर्मल बैकग्राउंड कि बच्चे ने 7 से 9 तो कोचिंग की, उसके बाद 10 बजे से स्टार्ट हो जाता था अपनी जॉब के लिए, शाम रात को 10 बजे, 9-10 बजे तक आई थिंक सो। उसके बाद आना, अगर रूम पे खाना बनाना, तो बहुत सारी इसने प्रॉब्लम्स को फेस किया हुआ है। तो इस बच्चे की वास्तव में मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे बच्चों को। अब बेटा, हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल हैं तो उनको भी लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला है कि आपका जो अग्निवीर अग्निवीर की जो भर्ती हुई है 4 साल की, यानी अग्निवीर जो बन रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो 4 साल की शॉर्ट सर्विस हुई है, उसके बारे में आपका क्या विचार है बेटा? सर अग्निवीर को लेके तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के मन में ज़्यादा गलत भी हो रखा है आज के टाइम में, कि 4 साल की जॉब है उसके बाद क्या है। तो ये सब माइंड का थिंग है, और तो कुछ नहीं। लेकिन अभी जैसे हम लोग हैं, लोग बोलते हैं तुम परमानेंट हो, अग्निवीर 4 साल के लिए होंगे, लेकिन अभी क्या स्टार्ट हुआ है सर,
तो एक दो बैच की तो दिक्कत है, लेकिन अब जैसे अब मान के चलिए आप कि 3500 बच्चों को परमानेंट करते थे साल में जो बैच निकलता। लेकिन अभी क्या प्लान है कि अभी जैसे ये अगर अग्निवीर स्टार्ट हुआ है तो एक दो बैच निकलने के बाद इसमें क्या वैकेंसी इंक्रीज की जाएंगी। जो 25% का एवरेज है वो लगभग 3000 बच्चों तक आ जाएगा, क्योंकि दो तीन बैच निकलेंगे उसके बाद ये एवरेज उसी पे आ जाएगा। तो एक तो इससे ये है कि ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे तो लोगों को सिंपल सी बात रोज़गार मिलेगा। अब कुछ भी आप बोल नहीं सकते कि फौज को रोज़गार के तरीके से देखो, लेकिन आज के टाइम में ज़रूरी है सबको, क्योंकि एक लड़का मान के चलिए 16.5 साल में लग भी गया, 19.5 में 20 में वो रिटायर हो गया, नहीं बना परमानेंट नहीं हुआ, तो 20 के बाद उसके पास और भी अपॉर्चुनिटी हैं, पैसे से भी है, उसको एक अलग कोटा भी दिया जाएगा। तो ये है कि थोड़ा सा सीधी सी बात है, उसको डिसिप्लिन उस माहौल में डल जाएगा। बस ये थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन समय के हिसाब से सब हो जाएगा सही। तो लोगों से बस यही है कि ज़्यादा नेगेटिव न लें इसको। अगर किसी का अग्निवीर में हो रहा है, तैयारी कर रहा है, तो वेल एंड गुड है। वो आप जाएंगे वहाँ पे 25, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी किसी ने बोल दिया कि भाई 25% है आप हो ही नहीं सकते यार। आप उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लोग नॉर्मली 4 साल बाद, हमारे साथ में कुछ हुआ है ऐसे बच्चे तो लगने के बाद में 2 साल लड़ाई करके डिस्चार्ज गए, उनको नहीं आया वहाँ का समझ में। तो जाने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि आप मान के चलिए 15% बच्चे ऐसे होंगे जो खुद ही वहाँ से डिस्चार्ज ले लेंगे अपनी मर्जी से। ऐसे भी होते हैं लोग, क्यों वहाँ जाके पता लगता है उनको उन्होंने नहीं करनी फौज में। अब लोग भर देते हैं फॉर्म, फैमिली से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके पता लगता है कि यार हमें नहीं करनी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सब पॉजिटिव लें। और अग्निवीर इतना गंदा भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि उसको बिल्कुल ही 4 साल में सब खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पढ़ाई को लेके भी वहाँ पे इतने फैसिलिटी दी जा रही हैं कि नॉर्मली बुक्स से अब ऑनलाइन सारा सब कुछ पढ़ाई जाएगा, उन्हें टैबलेट, ऐसा कुछ बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये है कि नेगेटिव तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना बिल्कुल भी इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 साल में आप ख़त्म ही हो जाओगे। कम एज में कोई लग जाएगा, उसके लिए ऑप्शन बहुत सारे होंगे। ज़्यादा उम्र में लग रहा है, वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। अब एक जगह पर 4 बंदे सिलेक्ट होंगे, अब मान लो 3000 परमानेंट कराने हैं और अभी 3500 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अब मान के चलिए अगर एक साल में 10,000 बच्चों को अग्निवीर के थ्रू लें, वो 10,000 में से 25%, 2,500 बच्चे परमानेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है कि भाई 2500 तो हो रहे हैं परमानेंट, बाकी कितने 6,500 लोग हैं उनको मिल रहा है रोजगार, जो भी है 7,500 लोग जितने भी हैं उनको एक अच्छा मिल रहा है। और आप मान के चलिए 10 साल बाद 10.5 11 लाख रुपए, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं 4 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा ही है। फौजी भाई ने बोला है कि जो अग्निवीर है उसको लेके इतना मतलब जो आप लोग टेंशन में हो, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ऐसा मेरा भी मानना है कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता वहाँ पे। तो ऐसे बच्चे जो चले जाते हैं, फॉर्म डाल देते हैं, उनका मन है कि भैया हमें तो वापस जाना है घर पे, तो 4 साल बाद 23 लाख रुपए लेके, लगभग टोटल अमाउंट 23 लाख रुपए लेके वो वापस आ जाएंगे, जिसमें से 11 लाख रुपए आपका फंड मिलेगा और 11 लाख के समथिंग आपकी इनकी सैलरी हो जाती है पूरी, लगभग 23 लाख की समथिंग है पूरा ऑन एवरेज, मतलब ग्रॉस मिला के पूरा का पूरा। दूसरा क्वेश्चन था कि फौजी बन के कैसा लगा है आपको? फौजी बन के तो सर एक अलग ही जोश होता है। बहुत जो एक समाज में इज्जत होती है फौजी की, वो एक इज्जत अलग ही है। आप कहीं भी जाओगे तो हाँ, नॉर्मली कोई जॉब चाहे कुछ भी हो और एक फौजी को देख के लोग बोलते हैं कि हाँ यार ये फौजी है सच में। आप मतलब नॉर्मली एक नॉर्मल गांव से लड़का अगर वो बाहर अगर कहीं रोड पे भी जा रहा है ना और वो गाड़ी लेके जा रहा है, तो टोल पे भी वो अपना अगर दिखाएगा ना, तो उसको उसको पता है कि उसका टोल तक नहीं लगता। और तो क्या, एक लेवल की बात बोली जाए तो इज्जत हर जगह पे पूरा, मतलब जो कहीं भी नहीं है वो एक फौजी के लिए तो अलग इज्जत है। हाँ, तो फौजी के लिए देखो, जैसा कि इन्होंने बोला कि टोल नहीं लगता, या इसके अलावा जैसे आप लोग जहाँ पे जाओगे सम्मान करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने बहुत सारे फौजियों को देखा है कि जैसे लोगों को देखा है कि फौजी लोग जब निकलते हैं तो सैल्यूट मारते हैं। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि जब आप कभी सिविलियंस के बीच में से जा रहे होते हो और लोगों ने आपको सैल्यूट किया हो? ऐसा होता है सर कि सैल्यूट का तो ये होता है, लोग इज्जत की बात होती है। जब कहीं कभी कभी देखते हैं कोई स्टेशन या कुछ पे फौजी होता है, कोई और कुछ घटना घट जाती है कुछ भी, अगर वो उसमें वहाँ पे लगता है, उनको पता है वो बॉर्डर पे भी सेव करते हैं सबको। नॉर्मली इंसान जो आर्मी में सब लोग हैं, एयरफोर्स सबका अपना अलग अलग है।
तो बच्चे वहाँ पे जाते हैं। अब मान लो आप असम वगैरह उस साइड में आप जाओगे, अरुणाचल में, तो छोटे छोटे बच्चे जब गाड़ी देखते हैं तो वो सैल्यूट मारते हैं उनको, चाहे कोई भी हो। मतलब आप नॉर्मल जा रहे हैं इंसान तो वो सैल्यूट पक्का मारते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको नहीं होता लेकिन दिल में इज्जत होती है उनकी। ये फौजियों की इज्जत तो होती है, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अब हम लोग आते हैं जीडी पे, तो बच्चों के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो डर का माहौल अब तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पास ये एक विद्यार्थी का नाम में क्लियर नहीं दिख रहा मुझे, इनका मेरे पास है कि सर जीडी का पूरा प्रोसेस पूछना कि जीडी का पूरा प्रोसेस क्या है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए तो क्या आपको गाड़ी लेने आती है वहाँ पे, उससे लेकर लास्ट तक आपको बताना है। वहाँ पे सीधे स्टेशन तक पास में ही होता है, उनको सब कुछ पहले से बता दिया जाता है कि इतने बंदे, वो तो गाड़ी अब सिलेक्शन के बाद में होता है, लेकिन पास में सब वहाँ पे बोर्ड होता है कि इतने दूरी है यहाँ से, इतना ऑटो, या सब कुछ क्लियर होता है। तो आप जाओगे जब, तो ऐसा होता है वहाँ पे सबसे पहले तो फिर एंट्री होगी आपकी नॉर्मली आधार कार्ड जो आईडी से, और आपका जो एडमिट कार्ड होगा फेस 2 का। उसके बाद फिजिकल में आपका 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा 6:30 में। 10 पुशअप्स और 10 स्क्वाट्स होते हैं, तो वो नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो रनिंग को 6:30 से पहले निकाल ही देते हैं। लेकिन वहाँ पर भी कुछ एक दो ऐसा होता है, अगर वो हिम्मत हार गया कि भाई मेरे से हो ही नहीं रही रनिंग, तो वो एक दो रह जाता है। बाकी तो मैंने नहीं देखा कोई रनिंग में ज़्यादा रहते हुए। उसके बाद एसआरटी होता है। अच्छा, एसआरटी को लेकर मेरा एक क्वेश्चन, एसआरटी में क्वेश्चन कितने होते हैं? एसआरटी में सर मैंने 19 में दिया था तो मुझे क्लियर नहीं, लेकिन आई थिंक 40 क्वेश्चंस होते हैं 30 मिनट्स में, ऐसा होता है। या 20 मिनट में 30 या 30 मिनट में 40 के लगभग क्वेश्चन होते हैं। उनका लेवल क्या होता है बेटा? लेवल इजी होता है सर, लेकिन लेवल इजी के साथ उनका एक ही मतलब है कि अगर आपने उसमें से किसी को छोड़ दिया तो आप डेफिनेटली, आपके कम चांस होते हैं पास के, क्योंकि वो चारों आंसर सही होते हैं लेकिन परसेंटेज वाइज होते हैं। कोई 100% सही है, कोई 75 है, कोई 50 है, कोई 35, ऐसे होता है। तो अटेम्प्ट करना मेन है, सबसे मेन है अटेम्प्ट करना। अगर आप 40 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं तो आप फेल हो ही नहीं सकते एसआरटी में। तो जैसे एसआरटी हो गया, एसआरटी का तो अब आपका फिर आता है जीडी पे, है ना? तो जीडी कैसे हुआ और उसमें टॉपिक क्या था? और आपको जैसे एसआरटी के बाद में जब जीडी के लिए गए थे तो आपका कितने लोगों का ग्रुप था, ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। जीडी का तो सर सीधे नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन, जो 15 का 12 का लड़कों का ग्रुप होता है, उसमें सबसे मेन यही होता है सर कि आपका अंदर जो कैलिबर है आपका, कि आप हिचकिचाना नहीं है। आप गए, आराम से बैठिए, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाए। आपने कुछ पढ़ा भी नहीं, आपने तैयारी भी नहीं की, चलो आपके मन में है कि मैंने जीडी की तैयारी नहीं, तो सबसे मैंने आप अपना बोलने का तरीका जो है, आप इंट्रोडक्शन अगर आप अपना अच्छे से दे दोगे तो आप बिल्कुल जीडी पास कर जाओगे। कुछ भी सबसे मैंने, आप अगर इंट्रोडक्शन में हिचकिचाओगे, आपको डर लगेगा, वो सब चीज़ें आपको छोड़ देनी है। आपको बस वही 5 मिनट आपको ऐसे कूल होके बैठना है कि आपने बिल्कुल, आपको आप सच्ची इंग्लिश या आप सच्ची हिंदी किसी को आती नहीं है। आप, उनका मतलब यही होता है, अगर आप जीडी दे रहे हो, आप टॉपिक दे देंगे आपको, यार आप पढ़ लो उस टॉपिक को, 5 मिनट देंगे, कूल माइंड से देंगे, कोई टेंशन नहीं है उसमें। जीडी के लिए आपने पढ़ लिया उसमें से, अब उनको 2 लाइन पकड़नी होती है। 15 बच्चों का ग्रुप होता है, 10 लाइन का पैरा है, आप खुद देख लीजिए, एक एक लाइन भी नहीं आ रही। अब उस 15 बच्चों में से भी अगर आप मान के चलिए 15 में से 10 ने एक एक लाइन भी बोल दी, और 10 लाइन में से आपने एक लाइन या 2 लाइन पकड़ ली, और एक लाइन आपने पैरा से पकड़ ली, 3 लाइन में आपके लिए 3 लाइन 3 बार बोलोगे, और जीडी आपका मुश्किल से 10 मिनट में होगा 15 बच्चों का। अगर आप 3 लाइन भी बोलते हो आप पास हो, लेकिन वो 3 लाइन आपको बोलनी है, उस तरीके से बोलनी है, ना किसी के बीच में आना। जीडी चल रहा है, अब बोल, उनको बीच में रोक के बोल सकते हो। ये नहीं है आप उसके साथ में ही लग गए, एक बंदा बोल रहा है आप उसके साथ में ही लग गए बिल्कुल, कि भाई नहीं 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 तू है मैं, दोनों में लड़ाई नहीं करनी। आप वेट करना है कि हाँ इसका खत्म हो रहा है पैरा, तुरंत उठा लेना है। बीच बीच में नहीं बोलना, बीच में बोलने पे क्या है, वो भी बोलेगा तुम भी बोलोगे तो दिक्कत होती है। उसको आपको पता है कि हाँ भाई यहाँ पे इसकी लाइन खत्म होने वाली है, उसके बाद शुरू कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो अफसर्स होते हैं वो खुद बोलते हैं ये बात कि यार हमें तुम्हारा रट्टा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हाँ तुम इसमें से 1-2 लाइन समझ सकते हो। अगर आपसे इंग्लिश नहीं बोली जा रही, अगर आप थोड़ी भी उसमें हिंदी, वो खुद बोलते हैं क्या, मान लो आपको 2 लाइन बोलनी है, 1 लाइन आपने हिंदी में बोल दी, उसके बाद इंग्लिश कंटिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही मतलब होता है जीडी का। और मतलब हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हिंदी में, बस ये है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक हिंदी नहीं बोलें। ये है, आप बीच में 1-2 वर्ड आपने इंग्लिश का बोल दिया, उसके बाद में कोई मीनिंग आपको नहीं आ रही, तो आप हिंदी में बोल सकते हो, उसके बाद इंग्लिश उठा सकते हो आप। ये है। एक व्यूअर हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर धाकरे जी, इनका क्वेश्चन था कि आप जब जीडी में बैठे हो
तो आप कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हो? क्योंकि उनका मानना था कि फौजियों को देख के, सर मैं लास्ट टाइम जब मैं गया था तो फौजियों को देख के मैं नर्वस हो गया था, मैं फेल हो गया था जीडी में। तो आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखा जीडी में? कॉन्फिडेंट रखने का तो सीधा, जो सामने अफसर्स बैठे होंगे वो खुद आपको देखेंगे ही नहीं, वो अपने काम में बिजी होंगे। वो उनका वो इसीलिए आते हैं कि भाई बंदा है, कोई आ रहा है, हमें देख के थोड़ा घबराए ना, तो वो इसलिए अपने काम में बिजी रहते हैं। आप जाओ, अपने पास में देखो जितने भी बंदे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे सबसे अच्छा सोच लो कि हाँ यार मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। सबसे बेस्ट यही है, हाँ आप सोच लो भाई मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। आप इंट्रोडक्शन दोगे, आप बस इंट्रोडक्शन में ये कोशिश कीजिए कि आप इंट्रोडक्शन में फुल कॉन्फिडेंट के साथ इंट्रोडक्शन दें। सबसे मेन ये है कि आप अगर इंट्रोडक्शन अच्छा दे दोगे तो आप एक दो लाइन आप बोल भी दोगे। अगर आप बीच में नहीं बोल पाओगे तो सामने बैठे जो हैं वो आपको रोक के आपसे पर्सनली भी पूछ लेंगे। वो चाहते नहीं किसी बंदे को फेल करें, वो चाहते हैं सबको पास करके भेजें। उनको क्यों भाई, वो बैठे ही पास करने के लिए हैं सब। तो इसलिए वो खुद पर्सनली उठा उठा के बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसा करते हैं, किसी ने अच्छा बोल दिया। मेरे बैच में हुआ था, मैंने बोला जीडी कंटिन्यू मैंने की, तो उन्होंने चुप करा दिया वहाँ पे, ठीक है वहाँ पे तुम शांत हो जाओ। अब तुम शांत हो गए तो जिस बंदे जो बंदा बोल नहीं पा रहा है तो वो उसको पर्सनली एक दो बार ही बोलते हैं कि भाई तुम बोल दो, तुमने बोला नहीं है, तो वो पूछते हैं। तो ये दिक्कत नहीं होती, कॉन्फिडेंट के साथ एक दो लाइन बोलिए आप हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे उसके बाद में जब आपका मेडिकल हुआ तो मेडिकल कहाँ पे हुआ था आपका? जैसे जीडी और मेडिकल हुआ कहाँ पे था आपका, सेंटर का नाम? जीडी तो मेरा कानपुर पे हुआ था और मेडिकल बरेली में हुआ था। तो मेडिकल नॉर्मल हुआ था या कोई पॉइंट वगैरह भी मिला हो कैसे? मेडिकल मेरा नॉर्मल था, ग्राउंड फिट था मैं। ग्राउंड फिट थे। अच्छा, उसके बाद आते हैं सिलेक्शन, तो आपके जो टोटल स्कोर क्या था? टोटल स्कोर था मेरा 40 नंबर्स थे, आउट ऑफ 50 थे 40। मेरिट कितने पे थी, मतलब उस टाइम कट ऑफ कितने पे थी? कट ऑफ सर तो बॉर्डर पर थी 39.25। मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्निकल पे ज़्यादा था मेरा, तो इंग्लिश ही थी, कॉमन इंग्लिश आती है, बाकी तो रागा और मैथ फिजिक्स आते हैं, तो थोड़ा सा उसमें स्कोर मेरा कम था, लेकिन हो गया उसमें सिलेक्शन ये। अच्छा, उसके बाद में जैसे आप लोग आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया, उसके बाद आप बेलगांव गए होंगे शायद, है? सर हम बेलगांव नहीं गए थे, हम नलिया गए थे। बाई ग्रुप में कुछ बंदों को नलिया भेजा गया था, तो हम नलिया गए थे सिक्योरिटी बैच के लिए। नलिया में आपकी ट्रेनिंग कितने महीने की रही थी? नलिया में सर हमारी 6 महीने की रही थी, जिसके बाद हमें सीधे पोस्टिंग दे दी। हमें ये फ़ायदा दिया तो हमें सीधे पोस्टिंग दे दी 2 साल के लिए। 2 साल हमने वहाँ पोस्टिंग काफ़ी ट्रेनिंग बाद में की। पहले बेसिक ट्रेनिंग के बाद हमने 2 साल सिक्योरिटी ट्रेनिंग की, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ की है। अभी किस पोस्ट पर रैंक है आपकी? अब सर LAC हो गए आपका जनवरी में। अभी बैंगलोर से आए हैं, अब नई पोस्टिंग है, जाना है, अब 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। अब पोस्टिंग कहाँ पे? अब सर चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ तो बहुत अच्छा है। तो शादी के बाद शायद चंडीगढ़ ही शिफ्ट होगे फिर तो? हाँ सर ये तो है ही प्लान कि शादी के बाद तो होना ही है शिफ्ट। देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो जैसे आपके ये हो गया। अब बच्चों के देखो, सबसे ज़्यादा जो बच्चे एक्साइटेड होता है वो सैलरी को लेकर होता है। तो सैलरी का क्या है, सैलरी कितनी है आपकी? सर सैलरी का तो नॉर्मली हर इंसान को पता होता है, एक फौजी का क्या बताना, उसमें तो कुछ है ही नहीं बताने का। लेकिन हाँ हो जाती है, सैलरी अच्छी है। अब इसमें तो सैलरी का क्लियरली नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक जगह का अलग अलाउंस होता है, तो क्लियर सैलरी का क्लियर नहीं होता। लेकिन हाँ होता है 35+ में हो जाता है। बाकी अलाउंसेज अलग होते हैं, तो 45, 50, 55 तक ऐसे अलग अलग लोकेशंस का अलग अलग सैलरी है। बढ़िया। तो सैलरी का भी हो गया। तो बच्चों, ये थे हमारे चंदू भाई जिन्होंने हमारे साथ बात की। बाकी और भी जैसे कोई आपके डाउट्स वगैरह हुआ करें तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो। तो चंदू भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ा अच्छा लगता है जब आप बुलावे पे आते हो। जैसे मैंने इनको बस एक कॉल किया हुआ था, चंदू तुरंत अपनी बाइक उठा के मेरे से मिलने आई। तो बड़ा अच्छा लगता है बेटा। और कुछ कहना चाहोगे बेटा आरकेटी एंड टीम के बारे में, जो भी मन में आए? और व्यूअर्स के लिए कोई आपका एक मैसेज हो बढ़िया सा व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बच्चे आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे। मतलब ये मान के चलो कि एक सही लेवल पे ये अपना वीडियो जाएगा। तो कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज वगैरह? व्यूअर्स के लिए तो सर एक ही मैसेज है कि अभी तो सब हो गया, कुछ जो डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनका अग्निवीर ही आता है, तो उनको लेके नेगेटिव बिल्कुल ही ना जाएं। आप अपनी मेहनत कीजिए,
4 साल का बाद में देखा जाएगा यार, मेहनत करो, उसके बाद आपका अच्छा बिहेवियर, ऐसा ही ज़रूरी थोड़ी है कि 4 साल में बिल्कुल आप ख़त्म ही हो जाओगे। 4 साल में आपको और भी मौके मिलेंगे, आपकी तैयारी हो ही रही है, आप और उससे ऐसा ही नहीं अग्निवीर किया, अग्निवीर सिपाही बनना, आप अच्छे और भी तो ऑप्शन होते हैं अफसर का बाहर के लिए। तैयारी अब बंद मत कीजिए, तैयारी करते रहिए। और अग्निवीर इतना गंदा भी नहीं है कि आप बिल्कुल नेगेटिव लेके बैठ गए हो। 4 साल बेटर हैं, उसके बाद आपको आगे के लिए और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और 4 साल बाद तो मे बी पॉसिबिलिटी यही है कि इंक्रीज हो जाएंगे, तो ज़्यादातर बच्चे परमानेंट ही होंगे। चलो, तो आपने चंद्रवीर भाई को सुना होगा कि बिल्कुल भी नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अग्निवीर के बारे में जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं वो इतनी सही है नहीं। मैंने सुना है कि भर्ती वैकेंसीज भी इंक्रीज होंगी और परमानेंसी भी बढ़ रही है। 40% के आसपास ये लेके आने का विचार इन लोगों का, गवर्नमेंट का, तो ये भी है। बाकी चंद्रवीर भाई, आपके लिए एक बढ़िया सा मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, उसके बाद इंटरव्यू को हम लोग समाप्त करेंगे। आपके लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट है, मेरे भगवत गीता। थोड़ा सा हम लोग सम्मान के साथ में पहले सूज उतारूं सर मैं। तो ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से। जाओ, अरे बैठो। तो ये था आज का हमारा वार्तालाप विद माय यंगर ब्रदर मिस्टर चंदू चाहर। बाकी आपकी जो भी समस्या कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और मैं ऐसे ही इंटरव्यू लेता रहूँगा। आप भी आरकेटी आओ और अपने बच्चों को, भाइयों को, जो भी है उनको भेजो। और कमाल की बात बताऊं, चंदू जब सिलेक्ट हुआ तो इसने अपना छोटा भाई नंदू चाहर भी भेजा हुआ है, और वो भी एक अच्छा स्कोर कर रहा है आजकल हमारे जो वीकली टेस्ट होते हैं। तो आप लोग भी जुड़ो हम लोगों से, आरकेटी परिवार से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। आप लोग अगर इसको शेयर सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो मेरे अंदर भी हिम्मत आएगी कुछ नया करने की, अच्छा करने की, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर करिएगा। बाकी आगे के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।